अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के जो हमारे मेहमान हैं जनाब अबरार अली सैयद साहब, जो हाउ टू री इन्वेंट बिजनेस टू फेस चैलेंजेस, ये टॉपिक पे बोलने जा रहे हैं। मैं इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूँ। अबरार अली सैयद साहब जो हैं वो IIM अहमदाबाद से PhD हैं और विजिटिंग फैकल्टी भी हैं IIM में, और प्रोफेसर हैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में। MSME गुजरात का एक प्रोजेक्ट लीड कर चुके हैं गवर्नमेंट का, स्टेट का। उसके अलावा केस स्टडीज में जो है इनकी काफी महारत है, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स की केस स्टडीज करते रहते हैं। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने अभी इनको एक केस स्टडीज के लिए जो है हायर किया है, जिसमें मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स के क्या चैलेंज आते हैं। तो थ्रू आउट इंडिया जगह जगह हर स्टेट में जाके वहाँ के बिजनेसमैन से मिल रहे हैं और उनके चैलेंजेस जान रहे हैं। तो ये इनका एक स्पेशलाइजेशन है, और खुद भी ये एक एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स एक पेज है, फेसबुक पे चलाते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह खुद भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था अबरार अली सैयद साहब का, जो कि समझ लीजिए कि इनके बारे में जो कहा जाए उसके बारे में बहुत कम है। तो मैं चाहूंगा कि अबरार अली साहब अपनी जो टॉपिक है उसको उनको हैंड ओवर करता हूँ और वो वेबिनार की शुरुआत करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन, और अस्सलाम वालेकुम सारे हमारे जितने भी भाई और बहनें जो भी ज्वाइन किया है हमारे ये वेबिनार के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रिफा के साथ जुड़ना मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, और मैं रिफा का एक बहुत ही क्लोज मेंबर रहा हूँ बहुत सालों से, जब से रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज शुरू हुआ है। सो मेरे लिए तो ये हमेशा ये है कि जब भी रिफा मुझे कुछ भी काम के लिए बोलता है, मुझे हमेशा खुशी होती है। और माशाल्लाह वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जज़ाकल्लाह इनवाइटिंग मी अगेन। एंड आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि बिजनेस को री इन्वेंट कैसे किया जाता है। देखिए, हम लोग सब लोग जब बात करते हैं बिजनेस में, एक टाइम आता है जब हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि कैसे हम बिजनेस को री इन्वेंट करें, उसको नया रूप दें, एक नया रंग दें, और उसको जो करंट जो एनवायरनमेंट है, करंट चैलेंजेस हैं, उसके सामने उसको एक वो खड़ा रह सके, उस काबिल बनाए। सो अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वेबिनार अटेंड किया होगा तो मैंने उसमें इनोवेशन के बारे में बात किया है। और वो इनोवेशन आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, आप बिजनेस लेवल पे कैसे कर सकते हैं, वो था। ये है, ये पूरा बिजनेस को आप जब रीवैम्प करते हैं, री इन्वेंट करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इस पे बहुत सारा जो रिसर्च और मटेरियल है वो बहुत ज्यादा लार्ज कंपनीज को फोकस में रख के किया गया है। इसलिए जो काफी मैं एग्जांपल्स है वो बड़ी कंपनीज, जो लार्ज कंपनीज है, जो मल्टीनेशनल, उसको 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 मद्देनजर रख के बताऊंगा। लेकिन हम जो छोटे मोटे जो बिजनेसेस हैं, जो SMEs हैं, उसमें से भी काफी टिप्स ले सकते हैं और उसको अपने लेवल पे वो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये मेरा फोकस रहेगा आज का। और आखिरी में मैं एक दो केस स्टडीज बताऊंगा जिससे आपको भी लगेगा कि वो बहुत मुश्किल नहीं है। सो जो मेरा पूरा नैरेटिव होगा वो ये होगा कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको बिजनेस को रीइन्वेंट करना है और कैसे करेंगे। तो ये ब्रॉडली हम लोग इस पे बात करेंगे आज। सो ये दो इंटरेस्टिंग मुझे न्यूज रिसेंटली मिले हैं जो मैंने सोचा कि आपको हाईलाइट करूं। ये अर्नेस्ट यंग का एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को स्टडी किया, और उसमें 52% एग्जीक्यूटिव जो मीडिया इंडस्ट्रीज के, उन्होंने बताया कि अगर उनको फ्यूचर में अपनी बिजनेसेस को आगे लेके जाना है तो उनके ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स नहीं चलेंगे और उनको उसको री इन्वेंट करना पड़ेगा। एक दूसरा जो इंटरेस्टिंग जो न्यूज है, जो हमें सबने सबने लास्ट ईयर देखा था, जब बजाज ने कहा कि हम उनका चेतक ब्रांड वापस से वो लोग लॉन्च करेंगे और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में के तरीके से वो लॉन्च करेंगे। तो ई चेतक करके एक ब्रांड वो लोग लॉन्च करने वाले हैं जिसमें चेतक है लेकिन वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, जो उनका पुराना जो स्कूटर का मॉडल होगा वो। सो ये दो इंटरेस्टिंग न्यूज मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। और इसको मैं लिंक करूंगा जब आखिरी पोर्शन में, जब मैं कई कंपनीज के केस स्टडीज आपके साथ शेयर करूंगा। सो ये और एक जो बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि और वो सबको पता है कि कभी ना कभी हर एक बिजनेस जो सक्सेसफुल होता है वो एक जगह पे आके ग्रो करना बंद कर देता है या उसका ग्रोथ स्टेगनेट हो जाता है।
सो मैथ्यू एंड डेरिक ने अपनी बुक है स्टॉल पॉइंट्स, उसमें ये बताया है कि जो कंपनीज हैं जिनका ग्रोथ स्टॉल मतलब है कि जो स्टैग्नेट हो जाता है, उसमें सिर्फ 10% कंपनीज ही होती हैं जो उसको वापस से अपने आप को रिकवर कर पाती हैं वो स्टेज से। ज्यादातर कंपनीज होती है वो फेल हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअली डेटा है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हमेशा क्या होता है कि जो जो कंपनीज है जो उनका ग्रोथ स्टेगनेट हो जाता है, कहाँ तो उनको अक्वायर क्या कर दिया जाता है, क्या उनको प्राइवेट कर दिया जाता है, या उनको उनको बैंक्रप्सी जाहिर करनी पड़ती है। तो आई थिंक ये ही बहुत ही मुश्किल वाला मामला है कि ग्रोथ आपको पता चलना चाहिए कि ग्रोथ कब स्टेगनेट होने वाला है और कब हमें री इन्वेंट करने की जरूरत है अपने बिजनेस को। और जब भी कभी डेलिब्रेट जब एफर्ट होता है, स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट को चेंज कर दिया, या जैसे लास्ट मैंने अपने वेबिनार में बताया था कि थोड़ा सी इनोवेटिव चीजें कर दी और आपका बिजनेस कुछ अलग लेवल पे पहुंच गया। यहाँ पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपको काम करना पड़ता है, और इसलिए ये बहुत ही मुश्किल वाला डिसीजन होता है जो एंटरप्रेन्योर्स या जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं उनके लिए। और क्या चैलेंजेस होती हैं कि एम्प्लॉयज को लगता है कि उनका पोजीशन थ्रेटन हो जाएगा, कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंपनी ऑलरेडी अच्छी चल रही है, उनका बिजनेस हो रहा है, क्यों वो लोग अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ्यूचर में ये जो स्ट्रैटेजीज है वो जो प्रूव होगी कि नहीं, वो करेक्ट होगी, उससे सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, कोई भी चीज आप नहीं करते हैं तो उसमें रिस्क रहता है, तो रिस्क लेवल भी बहुत हाई रहता है। तो इसलिए काफी कंपनीज हैं या मैनेजर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो री इन्वेंट करने के लिए थोड़ा सा झिझकती हैं। मैं आपको, और अगर आप री इन्वेंट नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, तो री इन्वेंट अगर आप नहीं करते हैं तो आप कस्टमर को लूज करते हैं, आपके रिटर्न्स आपके आपके रिटर्न्स आपके जो है वो कम हो जाते हैं, आपके मार्केट का लॉस होता है, आपका इंडस्ट्री पोजीशन आप लूज कर देते हैं, आपको खतरे में आ जाता है। कई बार आप इरेलेवेंट हो जाते हैं मार्केट के लिए, और कई बार आपके लिए मुश्किल होता है वो पोजीशन से बाहर निकलना। आई थिंक ये क्लासिकल एग्जाम्पल है जो हमें सबको पता है, नोकिया का। नोकिया मोबाइल टेलीफोनी में बहुत ही बड़ा नाम था एक जमाने में। अगर आप हम 90s में देखें, तो अर्ली 2000 में देखें या 2000 में देखें, नोकिया पूरे वर्ल्ड लेवल का मोबाइल टेक्नोलॉजी में काफी उसका नाम था। हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में काफी लोग उसको फॉलो करते थे। और जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ और एप्पल का इंट्रोडक्शन हुआ, स्मार्टफोन और टच स्क्रीन बेस्ड मोबाइल टेलीफोन्स आने लग गए, नोकिया ने अपने आप को री इन्वेंट नहीं किया। और अगर आप अभी देखें नोकिया का बिजनेस, वो जो डोमेन है जिसमें मोबाइल टेलीफोन्स का डोमेन है, उसमें नोकिया आजकल इनविजिबल है, इरेलेवेंट है। सो हमें ये भी, सो ये ऐसा होता है कि जब आप नहीं बदलते, अपने आप को चेंज नहीं करते, तो आप इरेलेवेंट हो जाते हैं इंडस्ट्री के साथ और टाइम के साथ। तो आपको कब री इन्वेंट करना चाहिए, कब आपको लगना चाहिए कि आपको री इन्वेंट करने की जरूरत है? जब कस्टमर की जरूरतें बदलने लगे। सो कैसे आपको पता चलेगा कस्टमर की जरूरतें बदल रही है? तो आपको कस्टमर की फॉल्ट लाइन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसमें आपको 3 कैटेगरीज में 10 कस्टमर्स की एटलीस्ट बात करनी चाहिए। जैसे जो 3 कैटेगरीज होगी, जो आपके सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं, जो आपके सबसे लीस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं, और जो कस्टमर्स जिनके साथ अभी तक आपने बिजनेस नहीं किया, ऐसे 10-10 कस्टमर से भी अगर आप बात करेंगे, तो आपको ये पहली चीज पता चलेगी कि उनकी फंक्शनल, सोशल, इमोशनल नीड्स हैं वो क्या है। और जो अभी तक जो कंपनीज आप और आपके कॉम्पिटिटर्स जो उसको सर्व कर रहे हैं, उसमें कहाँ पे वो लोग खुश नहीं है। तो और क्या फ्यूचर में उनकी नीड्स कैसे बदल रही है, अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा। ये पता चलने के बाद ही आप, और वो फ्रस्ट्रेशन उनका कहाँ पे है, जिसपे आप काम करके आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं। तो नेस्ले क्लासिकल एग्जांपल है। नेस्ले टिल 1990s तक एक मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी थी, जिसमें ज्यादातर चॉकलेट्स, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मिल्क पाउडर और कन्फेक्शनरीज जो है वो बिजनेस में थी 1990s तक। लेकिन उसके सीईओ को पता चला कि फ्यूचर बहुत ही अलग होने वाला है, फ्यूचर बहुत ही हेल्थ फोकस्ड होने वाला है, लोग हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएंगे, हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड की तरफ जाएंगे। और इन जमाने में जब 90s में उनका जो सबसे जो कोर बिजनेस था, वो जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स और चॉकलेट का था,
वो चेंज हो गया। और आज अगर आप 2016, 17, 18, 19 में देखें तो जो नेस्ले का टोटल जो बिजनेस है उसमें सिर्फ 30% बिजनेस उनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां से उनका आ रहा है, और बाकी का जो 70% बिजनेस है उनका एक हेल्दी ऑप्शंस जो नेस्ले ने शुरू किया फूड और बेवरेजेस में उससे आ रहा है। तो ये वो देखना जरूरी है एज ए सीईओ, एज ए एंटरप्रेन्योर। आपको ये देखना चाहिए कि 10-20 सालों में कस्टमर्स का रुझान कैसा होगा, उनकी जरूरत क्या होगी, उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, और उस मुताबिक अपने आप को एक लेवल पे आके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अपने प्रोडक्ट्स कैटेगरीज को, हमारी सर्विस कैटेगरीज को, ऑफरिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है नेस्ले का, जो कस्टमर की नीड्स के बदलते हुए। तो पहला आपका जो आपको जब आपको डिसाइड करना है रीइन्वेंट कब करना है, तो आपको कस्टमर्स को की पल्स को देखना पड़ेगा, और ये मैंने जैसे बताया वैसे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है कि आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो होता है, जो आपका कंपनी को का प्रॉफिट या जो आप सेल्स से आप अपने कंपनी का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, उसका मैट्रिक्स जब चेंज होता है और उस सक्सेस का पैमाना चेंज होता है, उस मुताबिक आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कंपनी को रीइन्वेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए आपका जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, जो प्रॉफिट या लॉस या सक्सेस या फेलियर का, वो रेलेवेंट है कि नहीं। कई बार क्या होता है, कंपनी जब शुरू होती है तब हम जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट को फॉलो करते हैं, जिसके बेस पे हमें पता चलता है कि हम प्रॉफिटेबल है या हम सक्सेस पा रहे हैं नहीं पा रहे, वो हम बदलते नहीं टाइम के साथ। और उसके वजह से हमारे साथ ये होता है कि जब टाइम के साथ हम बदलते नहीं है तो हमारे जो पुराने मैट्रिक्स से हम अपने आप को चेक करते रहते हैं, और जब टाइम के साथ अगर नहीं तो हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल है, पर एक्चुअली होते नहीं। सो एडोब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एडोब को आपको सबको पता है, हम पीडीएफ एडोब पीडीएफ को हमेशा इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स पे, लेकिन एडोब का एक अपना कुछ एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर वो बेचते थे एक जमाने में। और तो उनका जो प्राइमरी सक्सेस था वो मेजर होता था आप कितने सॉफ्टवेयर बेचते हैं। लेकिन जब उनको पता चला कि उनकी कस्टमर्स की जो जरूरत है वो बदलने लगी, अब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स क्लाउड बेस्ड सर्विसेज उसके लिए ज्यादा पैसा देने लगे हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ गई है, तो उन्होंने पूरा जो सक्सेस का पैरामीटर था जो कंपनी का उसको चेंज कर दिया। अब पैरामीटर ये नहीं है कि कितने सॉफ्टवेयर बेचे जा रहे हैं एडोब के थ्रू, लेकिन ये है कि कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और कितने लोग रिन्यूअल कर रहे हैं अपने सब्सक्रिप्शन को जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है उसके लिए। सो अगर आप देखें कि एडोब का पूरा जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैट्रिक्स है, जिसके जरिए वो डिसाइड करेगा कि वो प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, वो उन्होंने चेंज कर दिया विद चेंजिंग टाइम। और ये उन्होंने पता किया कि उनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट रेलेवेंट है टाइम के साथ और एनवायरमेंट के साथ। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि कैसे आप इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन को इवैल्यूएट करते हैं, और आप ये देखते हैं कि कौन से नए प्लेयर आते हैं, आपकी इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करनी पड़ रही है। कई बार ये होता है कि नए प्लेयर्स आते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, वो कुछ नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके आते हैं, उसके बारे में भी आपको पता नहीं होता। आपके कॉम्पिटिटर्स कुछ कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स और सप्लायर्स शायद आपके बिजनेसेस में आ रहे हैं। सो आपको ये पता करना चाहिए कि आपकी कौन क्या हो रहा है आपकी इंडस्ट्री में, और क्या कोई आपकी पोजीशन तो नहीं ले रहा है। और ये बहुत जरूरी है आपको देखना। और इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने बोला, स्टार्ट कौन से नए स्टार्टअप्स हैं, किस तरह के कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर सप्लायर्स क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से कस्टमर्स को की जरूरतों को पूरा करें, उस पर आपका वॉच होना बहुत जरूरी है। साथ में आप ये करें कि आप लिस्ट करें 10 कंपनीज को जो आपके दो कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, और उनको आपको हमेशा उन पे वॉच रखना जरूरी है और देखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, कहीं आपकी पोजीशन तो वहां पे खतरे में नहीं है। तो जो जेरोक्स का एक एग्जांपल है बहुत इंटरेस्टिंग है। जेरोक्स पहले ऑफिस हार्डवेयर बिजनेस में था, और जब इवैल्यूएट किया तो पता चला कि बहुत सारी कंपनीज यही बिजनेस में है और उसको टफ कंपटीशन दे रही है। सो उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया और उन्होंने फोकस ऑफिस हार्डवेयर बिजनेस से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज में फोकस करना शुरू कर दिया। सो आई थिंक ये हमें देखना जरूरी है कि हमारी इंडस्ट्री में पोजीशन वीक हो रही है, हमारी इंडस्ट्री में पोजीशन खतरे में है, किस तरह की कंपटीशन आ रही है और किस तरह की कंपटीशन हमें हमारी पोजीशन को चैलेंज कर रही है। तो ये जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने बिजनेस को रीइन्वेंट करना चाहिए नहीं। अगर आप चाहते हैं रीइन्वेंट करना तो ये कोशिश करिए कि आपके जो क्लोज कॉम्पिटिटर्स उनका वॉच रखिए, उनको स्टडी करिए और देखिए क्या हो रहा है।
जो लास्ट पार्ट है वो है कि बिजनेस मॉडल। आपके बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है, जरूरी नहीं कि जो अभी बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल होगा वो आपका फ्यूचर में भी होगा। सो क्योंकि बिजनेस मॉडल, पहले ये समझ लीजिए बिजनेस मॉडल है क्या। बिजनेस मॉडल कॉम्बिनेशन है 9 कंपोनेंट्स का। उसका पहला कंपोनेंट है कस्टमर सेगमेंट। जो कस्टमर को की जरूरतों को आप पूरा करें, जो कस्टमर की नीड्स को पूरा कर रहे हैं वो, और उसकी लाइफस्टाइल, उसका उसका जीने का तरीका, उसकी रग रग में, उसकी 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 स्किन में घुसना और उसको समझना, वो कस्टमर सेगमेंट है। आपको समझना चाहिए कि कौन से कस्टमर को आप की जरूरत को पूरा करें, वो कस्टमर कैसा है, उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। अगर आपको वो क्लैरिटी है तो आपने उसका पहला कंपोनेंट पूरा किया बिजनेस मॉडल का। फिर वो कस्टमर की जरूरत के मुताबिक आप कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी दे रहे हैं और उसका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, मतलब है कि उनको क्या वैल्यू दे रहे हैं कि जिसकी वजह से वो कस्टमर आपसे वो चीजें खरीद रहा है या आपकी चीजों को कॉम्पिटिटर्स के सामने आपको चीजों को पसंद कर रहा है। तो उसका सेकंड कंपोनेंट है वैल्यू प्रोपोजिशन। थर्ड है कि यही कस्टमर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर ये वैल्यू प्रोपोजिशन आपको देना है कस्टमर्स को, तो आप क्या चैनल के जरिए, क्या रास्ते से उनको ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा, फिजिकल होगा, कैसे आप उन तक पहुंचेंगे और उनको ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तो उसको कहते हैं चैनल्स। तो तीसरा कंपोनेंट होता है बिजनेस मॉडल का, होता है चैनल्स। फोर्थ होता है वो होता है कि आप ये जो कस्टमर सेगमेंट है जिसको आप ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ये चैनल के जरिए, उसको आप कैसे उसके रिलेशनशिप को उसके साथ जो बनाया आपने उसको मेंटेन करेंगे। तो जो जो एक्टिविटीज आप करते हैं वो सारी आती है कस्टमर रिलेशन। तो इसका फोर्थ कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं कस्टमर रिलेशन। सो जो पहले चार कंपोनेंट है वो है कस्टमर सेगमेंट, दूसरा होता है वैल्यू प्रोपोजिशन, थर्ड होता है चैनल और फोर्थ होता है कस्टमर रिलेशन। अब ये सारी चीजें करने के लिए आप कौन सी की एक्टिविटीज आप कंपनीज के अंदर करते हैं तो उसका लिस्ट बनाते हैं आपके कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आप करेंगे। तो ये कस्टमर सेगमेंट को की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये वैल्यू प्रोपोजिशन देने के लिए, ये चैनल के जरिए और इस तरह से रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, तो उसको लिस्ट बनाते हैं, उसको की एक्टिविटीज कहते हैं। और हर एक एक्टिविटीज करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। तो आपके पास, तो वो रिसोर्सेज का जो पूरा लिस्ट बनाते हैं उसको कहते हैं की रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज को आप कहाँ तो आप खुद डेवलप करेंगे, कहाँ तो किसी और के जरिए किसी और के पास जाएंगे उसको लेने के लिए। और जो आपको अलग अलग मदद करेगा बिजनेस में और रिसोर्सेज देगा उसको कहते हैं की पार्टनर्स। सो नेक्स्ट तीन जो कंपोनेंट्स हैं जो बिजनेस मॉडल के होते हैं, की एक्टिविटीज, की रिसोर्सेज और की पार्टनर्स, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो, अगर आप किस तरह से रेवेन्यू अलग अलग स्ट्रीम्स से जनरेट करते हैं उसको कहते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम। और लास्ट आता है कि आप हर एक की एक्टिविटीज करने के लिए जो की रिसोर्सेज अप्लाई करते हैं उसके लिए जो कॉस्ट एसोसिएटेड है तो उसको कहते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो अगर आप ये 9 कंपोनेंट्स पे फोकस करते हैं और उसको बनाते हैं तो उसको कहते हैं बिजनेस मॉडल। और ये बिजनेस मॉडल ये 9 कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर है या ये एक जोड़ है। तो जब भी कोई स्टार्टअप कंपनी अपने आइडिया को प्रेजेंट करती है इन्वेस्टर को तो उसको ये बिजनेस मॉडल कैनवास बनाना पड़ता है जो इन 9 कंपोनेंट्स के जरिए रिप्रेजेंट होता है। सो ये कई बार होता है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, और वो जब आपको लगता है कि वो फ्यूचर के लिए प्रॉफिटेबल नहीं लेकिन अभी प्रॉफिटेबल है, तो इसलिए तब आपको सोचना पड़ेगा कि आपको बिजनेस को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। सो आपको पहले मैप करना है कि आपका करंट बिजनेस मॉडल कैसा है, वो कितना सक्सेसफुल है, कितना अच्छे से आपको कंपटीशन में आपके साथ आप खड़े रह सकते हैं और आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है नया उसके से अलाइन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो नेटफ्लिक्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेटफ्लिक्स जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो ये था कि वो डीवीडी रेंटल सर्विस है। अमेरिका में नेटफ्लिक्स क्या करता था कि जो लोगों के पास डीवीडी प्लेयर या सीडी प्लेयर्स होते थे उनको वो मूवीज की डीवीडीज रेंटल सर्विस के जरिए प्रोवाइड करता था। मतलब है कि आप अपने पैसे दो और वो आपको पोस्टल डाक के जरिए आपको ये डीवीडी आपके घर तक पहुंचाएगा, फिर वो लोग आके कलेक्ट करके जाते हैं। तो इस तरह का मॉडल था जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड था, या आपको पर डीवीडी आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते थे जब आप, और उसके बाद आपने अगर मूवी देख लिया तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये मॉडल का ट्रेडिशनल मॉडल था जो उनको लगा जब 2000 में जब ये पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए और इंटरनेट का बोलबाला बढ़ गया, तब उनको लगा कि जो ट्रेडिशनल लोग जो डीवीडी खरीद के जो टीवी पे देखते थे मूवीज वो अब वो कम होने लगा है।
और उन्होंने अपने बिजनेस को चेंज कर दिया और उन्होंने अपने बिजनेस को स्ट्रीमिंग बिजनेस, जो आज देखते हैं नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी सीरीज आती हैं, बहुत सारी मूवीज आती हैं, उन्होंने अपना कंटेंट तैयार करा जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंटेंट है, और उसके जरिए उन्होंने पूरे बिजनेस को चेंज करके अब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप नेटफ्लिक्स आपको आपके मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे आपको अच्छी से अच्छी मूवीज या अच्छी से अच्छी वेब सीरीज दिखाता है, और अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज भी आप देख सकते हैं। तो ये बिजनेस था जो डीवीडी रेंटल सर्विस है, उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया जब उनको लगा कि उनका जो पुराना बिजनेस मॉडल है वो आगे बढ़ नहीं सकता है। तो लास्ट पार्ट है वो ये है कि जब आपके पास टैलेंट और कैपेबिलिटीज होती है, उसको आप इवेल्युएट करते हैं और आपको पता चलता है कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो टैलेंट है, वो फ्यूचर के लिए या फ्यूचर जो स्ट्रैटेजीज के लिए अलाइन नहीं है, तब आपको अपने बिजनेस को रीइन्वेंट करना चाहिए। सो आइटेना एक इंश्योरेंस कंपनी है, जब उनको लगा कि उनको फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा एंटरप्राइजिंग लोग चाहिए जो अपने आप से एक नए नए मॉडल्स खड़े करें अपने जो इंश्योरेंस स्कीम्स के, और वो उनको पता चले कि जो करंट स्टाफ है उनके पास वो कैपेबिलिटीज या टैलेंट नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक अपना सेंटर डेनवर और सिलिकॉन वैली में शुरू किया, जो स्टार्टअप हब है वर्ल्ड में, और वहां पे जाके उन्होंने अपने सेंटर शुरू किया और वहां से लोगों को हायर किया, और वो लोगों को हायर किया जो एंटरप्राइजिंग थे, जो अच्छे से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते थे, और वो बिजनेस नए नए मॉडल्स खड़े कर सकते थे, और उनके वजह से वो लोगों के जरिए उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपके पास जो टैलेंट है या काबिलियत है वो आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है, और वो नहीं हो आपके पास, तब आपको सोचना चाहिए कि आपको बिजनेस को रीइन्वेंट करना चाहिए। तो ये 5 एरिया पे आपको फोकस करना पड़ेगा जो मैंने जैसे बताया। एक तो है कस्टमर की जरूरत को देखना पड़ेगा, आपके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को देखना पड़ेगा, आपकी इंडस्ट्री पोजीशन को देखना पड़ेगा, आपके बिजनेस मॉडल को देखना पड़ेगा, और आपके टैलेंट और कैपेबिलिटीज को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं री इन्वेंटिंग बिजनेस की, तो हमें एक समझना चाहिए कि रेड ओशन और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी दो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमेशा स्ट्रैटेजी लिटरेचर में इस्तेमाल होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और उसमें फर्क ये है कि जो रेड ओशन स्ट्रैटेजी वो ये स्ट्रैटेजी है कि जब आप इंडस्ट्री में होते हैं और इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन होता है, और आप इंडस्ट्री के जो रूल्स हैं उसको ही फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज आपके पास चॉइस नहीं है कि बहुत सारे आपके जैसे लोग हैं, आपकी प्रोडक्ट्स बहुत अलग नहीं है और सब लोग सिमिलर जो मार्केट के लिए लड़ रहे हैं, तब आप अपने कॉम्पिटिटर्स का गला काट के आप है ना वो मार्केट में सरवाइव करते हैं। इसलिए जो खून ब्लड के साथ कनेक्टेड है रेड ओशन स्ट्रैटेजी। तो जब किसी का गला काटते हैं तो आप खून निकलता है, इसलिए उसको कहते हैं रेड ओशन स्ट्रैटेजी। तो ट्रेडिशनल कंपनीज है वो रेड ओशन स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, लेकिन कई कंपनीज है जो एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, जैसे एप्पल है। एप्पल जब भी कोई प्रोडक्ट लाता है तो वो पूरे रूल्स जो इंडस्ट्री के रूल्स होते हैं उसको चेंज कर देता है। वो अपने मुताबिक एक नए रूल बनाता है, और वो रूल होते हैं जिसलिए इसलिए वो एक ट्रांसपेरेंट क्लीन पानी की तरह होता है जिसमें कुछ उसमें इम्प्योरिटीज नहीं है। तो वो उसको कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। तो कई कंपनीज जैसे एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो हमेशा ये करती है कि वो हमेशा कुछ नया करती है कि जिसके वजह से वो कंपटीशन में आगे रहे और अपने बिजनेस को आगे लेके जाए, और हमेशा कुछ री इन्वेंट करे अपने बिजनेस को। यहाँ पे एक मेरे पास वीडियो है, अगर हम देख सकते हैं तो ये वीडियो एक सर्कस कंपनी का है। ये एक कंपनी है कि उसको कहते हैं सर्कस ड्यू सोइल। वो कनाडा की बहुत बड़ी सर्कस कंपनी थी, जो जैसे जब एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने सर्कस के खिलाफ पूरा मुहिम चलाया, उस दौरान ये कंपनी को बड़ा बुरा अफेक्ट हुआ, और फिर उन्होंने अपने बिजनेस को कैसे री इन्वेंट किया उसके बारे में है। अगर आप ये इसको देखें ये वाले ग्राफ को, तो ये आपको पता चलेगा कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सर्कस प्लेयर्स थे, सबकी जो आइटम्स होती थी वो बहुत सिमिलर होती थी, जो उनके एक्ट्स होते थे बहुत सिमिलर होते थे, एनिमल एक्ट होता था, एक्रोबैट्स होते थे, और वो होता था। और आप देखेंगे कि उसमें जो रेड ओशन स्ट्रैटेजी ज्यादातर फॉलो करते थे, एक दूसरे से के साथ स्टॉप कॉम्पिटिशन था। सर्कस दू सोलेil ने क्या किया कि उन्होंने पूरे जो, और उसका जो टारगेट ऑडियंस था एक जमाने में वो बच्चे और फैमिलीज होते थे। जब उनको पता चला कि ये जो बिजनेस है अभी आगे नहीं चल सकता है,
इन्होंने पूरा जो बिजनेस है वो प्रोफेशनल जो कॉर्पोरेट कंपनीज और एडल्ट्स जो यंगस्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, जो एक मूवी थे एडवेंचर मूवीज के लिए जाते हैं, उस तरह के क्राउड को फोकस किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहानी स्टोरीज का इस्तेमाल किया, उन्होंने बेस्ट परफॉर्मर्स का इस्तेमाल किया, उसमें म्यूजिक और काफी अच्छे से परफॉर्मर जो टेक्नोलॉजी और म्यूजिक को कंबाइन करके एक पूरा होलिस्टिक एक्सपीरियंस खड़ा किया और इस तरह का वेन्यू क्रिएट किया, वेन्यू को अरेंज किया जहाँ पे वो रेगुलरली अपने शोज कर सके। जो सर्कस था पहले वो घूमता रहता था अलग अलग सिटीज में, तो पूरा बिजनेस मॉडल को उन्होंने चेंज किया। और ये ग्राफ आपको दिखा सकता है कि क्या क्या पैरामीटर पे उन्होंने काफी कुछ किया, जैसे यूनिक वेन्यू है, थीम बेस्ड एंटरटेनमेंट है, रीडिफाइनिंग व्यूइंग एनवायरनमेंट है, मल्टीपल प्रोडक्शंस हैं, और फन और ह्यूमर को एलिमेंट को ऐड किया। तो ये सारी चीजें, थ्रिल्स और डेंजर को ऐड किया, ये सारी चीजों को मिला के उन्होंने पूरे बिजनेस को री इन्वेंट किया। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, रेड ओशन से कैसे। So coming back to सलाउद्दीन, इसको विजिबल है ये ये स्लाइड इज विजिबल नाउ। सो इंडियन एग्जांपल में आई लाइक टू अगेन टॉक अबाउट दिस के जिसने अपने बिजनेस को हमेशा आपने रीइन्वेंट वीडियो किया रन है। किया था क्या? वीडियो रन किया था क्या? हाँ जी। वो दिखा नहीं? वो आप बोल रहे थे पब्लिक को कि ग्राफ देखो, ग्राफ नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। अच्छा तो चैट में भी किसी ने लिखा था, आप उसको दिखाइए जरा। अच्छा ठीक है। अबरा साहब की आवाज भी लो आ रही है थोड़ा। आवाज तो लो आ रही है? हाँ थोड़ा लो आ रही है। अभी दिख रहा है आपको? नहीं, ये ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी वर्सेस रेड ओशन ये दिख रहा है, बजाज दिख रहा है। आपने कोई वीडियो प्ले किया था, वो कुछ वीडियो तो प्ले नहीं हुआ। आप वीडियो जो जरा भी ग्राफ, प्ले नहीं हुआ? नहीं प्ले नहीं हुआ, कम से कम ग्राफ चार्ट जो दिखाना चाह रहे थे वो दिखा दीजिए व्हाटएवर। वीडियो, अच्छा भी, ओके सॉरी, मुझे लगा कि वीडियो प्ले हो रहा है। नहीं, नहीं प्ले हुआ। अभी भी प्ले नहीं हो रहा है? आपके इसमें प्ले हो रहा है अबरा साहब? हाँ मेरे अंदर हो रहा है। तो वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है लेकिन वो वीडियो को। अच्छा, तो मैं आपको उसको शेयर कर दूंगा, लिंक को चैट में चलेगा, शेयर कर दूं मैं? चलेगा चलेगा, वो चैट में शेयर कर दीजिएगा। हाँ आप स्ट्रेटेजी डिस्कस कर दीजिए। हम लोग, मैं हाँ म्यूट कर रहा हूँ ठीक है, मेरा। मैं चैट में शेयर कर देता हूँ। सो आप ये वीडियो देख सकते हैं, देन वी कैन डिस्कस आल्सो लेटर। सो इंडियन एग्जांपल में बजाज जो मुझे लगता है क्लासिकल एग्जांपल है, जिन्होंने हमेशा अपने बिजनेस को रीइन्वेंट किया। देखिए ट्रेडिशनल हमारा बजाज अगर कैंपेन देखे, एक फैमिली के लिए, जब दो बच्चे और माँ बाप के साथ वो एक स्कूटर पे चलते हैं, वहां से जब उनको लगा कि 90s में जो बाइक बिजनेस है, स्पेशली प्रोफेशनल्स है जो डोर टू डोर मार्केटिंग करते थे, या जो भी मार्केटिंग के जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, या जो यंग जनरेशन है जो कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, उनकी जरूरत अलग है, और उनको एक अच्छी एफिशिएंसी वाला, एक अच्छा से रिलायबल व्हीकल चाहिए, और जिसका फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छा हो। तो इन्होंने पूरा जो अपना बिजनेस मॉडल है स्कूटर से चेंज करके उन्होंने बाइक्स पे फोकस किया, और उसमें भी उन्होंने हाई कैपेसिटी बाइक्स में भी उन्होंने कोशिश किया। और अभी अगर आप देखें कि जो लास्ट जो हमने जो उसका देखा था न्यूज, उसमें हमने पता किया कि अभी वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा रहे हैं। तो आई थिंक जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, एनवायरमेंट बदलता है, आपको पता करना पड़ेगा कि आपके जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है वो नहीं चलेंगे, और आपको एक नए डोमेन में जाना पड़ेगा। और ई बाइक्स के लिए उन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी चेंज कर दिया, उन्होंने अपना पूरा रीवैम्प किया है। आई थिंक ये देखना बहुत जरूरी है। दूसरा एक है जो है कैडबरी का एग्जाम्पल, जो हमें पता है कैडबरी एक जमाने में बच्चे या यंगस्टर्स खाते थे, और कैडबरीज ने अपना कैंपेन जो कुछ मीठा हो जाए से शुरू किया, और उसने पूरे जो बिजनेस को एक फैमिली सेलिब्रेशन के साथ जोड़ा, और पूरा जो कस्टमर सेगमेंट है वो फैमिली हो गया। जो एक जमाने में लोग मिठाइयाँ लेके जाते थे दिवाली पे, ईद पे, और अलग अलग फेस्टिवल पे, उसको चेंज करके उन्होंने सबकी जो हैबिट्स है जो गिफ्टिंग की, वो चेंज करके उन्होंने पूरे बिजनेस को री इन्वेंट किया।
सो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। विप्रो ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप देखें, वो ऑयल का बिजनेस था, फूड रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस था। वहां से उन्होंने कंप्यूटर बनाना शुरू किया, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई, उसके बाद वो बिजनेस सॉल्यूशन कंपनीज बन गई, और उसके बाद अगर आप अभी देखें वो काफी इनोवेशन में इनोवेटिव चीजें कर रहे हैं। वो काफी साइबर सिक्योरिटी और काफी हैकिंग काइंड ऑफ कंपनीज के लिए फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक काइंड ऑफ बिजनेसेस पे फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक ये भी आप देख सकते हैं कि विप्रो ने भी टाइम टू टाइम, ये जो नया लोगो है वो वही दिखा रहा है कि विप्रो ने अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज किया। रिलायंस एक जमाने में टेक्सटाइल कंपनी से शुरू हुआ था, उसके बाद फिर पॉलिस्टर, पॉलीमर और फिर पेट्रोकेमिकल कंपनी बन गया। उसके बाद फिर उन्होंने ऑयल और एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग में गए, और अभी आप देखेंगे वो रिटेलिंग में काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं और टेलीकॉम में। सो ये बहुत जरूरी है आपको देखना कि कंपनीज कैसे टाइम के टाइम अपने अपने बिजनेसेस को रीइन्वेंट करती है। तो जो लास्ट एग्जांपल है वो है मोहम्मद सेलिया का, जो एक बलवा ग्रुप करके जो बॉम्बे में है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीईओ यंग लड़का है, यूके से पढ़ा हुआ है। उनका 114 ईयर्स ट्रेडिशनल बिजनेस था, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट एंड इंजीनियरिंग का। और उसको पता चला कि फ्रोजन बेक्ड आइटम में काफी अच्छा पोटेंशियल है। ग्लोबल मार्केट में $20 बिलियन का बिजनेस है, और ग्रोथ 8.5% है। सो उन्होंने फिर एक नया अपना कंपनी शुरू किया कॉल्ड पेनेटेरिया, जो फ्रोजन बेक्ड आइटम में है विद 4 बेक्ड आइटम्स, और आजकल वो काफी डेवलप कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक काफी इस तरह की कंपनीज आप देखेंगे जिस टाइम के साथ अपने आप को बदल रही है, अपने कस्टमर सेगमेंट को चेंज करती है, अपने प्रोडक्ट्स लाइन को चेंज करती है, और अपने पूरे बिजनेस मॉडल को चेंज करती है। So with this, I'm finishing my presentation. I think I'm happy to take questions. जी, थैंक यू ब्रदर अबरार साहब। अभी जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। क्वेश्चंस का पैटर्न सेम रहेगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को अपना नाम पहले रीनेम करना है, ताकि हम लोगों को पार्टिसिपेंट्स का नाम क्लियर दिखे। कोई मोबाइल नेम या फिर किसी का सिर्फ नंबर आ रहा है, तो ऐसा ना हो। अपने अपने जो नाम है वो आप जब स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में 3 डॉट्स आएंगे। 3 डॉट्स को क्लिक करके आप अपना नाम रीनेम कर सकते हैं। आपको पहले वो काम करना है। सेकेंडली, आपको जब पार्टिसिपेंट्स क्लिक करेंगे, पार्टिसिपेंट नीचे जो आपका जो रो है उधर पार्टिसिपेंट्स दिखेगा, उधर आप क्लिक करेंगे तो आपको रेज हैंड का ऑप्शन आएगा। रेज हैंड ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आपका वर्चुअल हैंड इधर रेज हो जाएगा। हम लोग को पता चलेगा कि आपका सवाल है, फिर हम लोग एक एक लाइन को मौका देंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट सवाल इंशाल्लाह मजर साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम मजर भाई। जी भाई, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपने बताए, इट वाज वेरी हेल्पफुल। हमको ये जानना है कि रीइन्वेंट करना है या फिर हमारा जोर से बताइए, जोर से बोलाइए। क्वेश्चन ये है कि अगर हमें कोई ऐसे बिजनेस में हम है जो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, आपने बताया कुछ ब्लू ओशन का उसके बारे में बताया, तो अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग कंपटीशन है या बड़े प्लेयर्स है, तो उसको कैसा प्लान करना, या ब्लू ओशन के बारे में जो बताया आप उसको थोड़ा सा और कुछ हेल्पफुल अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि अगर ऐसा है कि मार्केट में कंपटीशन है तो भी हम उसमें सक्सीड हो सके, या कुछ ज्यादा इनोवेशन के चांसेस भी नहीं है तो उसमें कैसा जो है आगे निकल सकते हैं, जरा कुछ बताएं उसमें। ठीक है। सो द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी से मैंने आई थिंक मैं वापस से समझा देता हूँ। मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा वो प्रेजेंटेशन के दौरान समझा दूंगा वीडियो के थ्रू। सो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी ऐसा होता है कि जो एक क्लीन पानी होता है, वो क्लीन पानी जैसे ट्रांसपेरेंट होता है, वैसा ही वो एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी उसको कहते हैं। क्योंकि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में क्या होता है, कंपनी इतनी इनोवेटिव होती है, इतनी कुछ अलग करती है कि जिसके वजह से जो पूरा जो मार्केट का डायनेमिक्स है वो पूरा चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बोला ना, एग्जांपल है बहुत क्लासिकल है, एप्पल और गूगल। तो एप्पल जब कंपनी ने मोबाइल टेलीफोन मार्केट में आए, तो जो ऑलरेडी प्लेयर्स थे एलजी, सैमसंग और नोकिया, उनको उन्होंने इरेलेवेंट कर दिया। बिकॉज वो जो टेक्नोलॉजी लेके आए, जो टच स्क्रीन की, जो स्मार्टफोन्स की, वो उसका पूरा जो कॉन्टेक्स्ट था वो चेंज हो गया। अभी क्या हो गया कि सैमसंग को उसको फॉलो करना पड़ा। तो जो ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी वो कंपनीज होती है जो हमेशा मार्केट में कुछ नया लाती है, और उसके मुताबिक वो रूल्स ऑफ द गेम, जो मार्केट के जो रूल हैं उसको अपने मुताबिक वो डिफाइन करती है, न कि ऑलरेडी मार्केट में जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए वो कॉम्पीट करती है।
सो और जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट लेवल पे नहीं और लेवल पे भी कर सकते हैं। सो आई थिंक अगर आप कोशिश करें तो आई थिंक आप ब्लू ओशन हो सकते हैं। हर एक कंपनी अपने अपने पैमाने पे ब्लू ओशन होती है। अभी मैं एक और एक कंपनी, क्योंकि ये फूड रिलेटेड है तो मैंने उसका एग्जांपल ही लिया, लेकिन मैं जब सर्च करा था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, मुझे एक और कंपनी का पता चला जो है कि आनंद स्वीट्स करके है, वो साउथ में है, बहुत फेमस। वो लोग ट्रेडिशनल स्वीट मार्केट में थे और उनको लगा कि कंपटीशन में टिकना बड़ा मुश्किल है, ट्रेडिशनल स्वीट मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने गोर्मो स्वीट्स, उन्होंने थोड़ा सा स्वीट तो वैसे ही रखा पर उसको थोड़ा डिजाइनर लुक दिया, थोड़ा सा उसका लुक को चेंज कर दिया। वो थोड़ा गोर्मो गोर्मो मतलब है कि थोड़ा सा क्लासी डिजाइनर स्वीट्स को के तरीके से उसको प्रेजेंट किया और काफी अपने बिजनेस को बढ़ाया, एक्सपोर्ट में भी काफी अच्छा कुछ कर रहे हैं। सो आई थिंक कई बार आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, शायद आप भी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी फॉलो कर लें। जी। और मैं एक चीज और बता दूं कि देखिए, सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग मैं जब करता हूँ, सबसे ज्यादा पैसा रीइन्वेंटिंग बिजनेस के लिए मिलता है। तो जो जो भी मतलब है कि कई लोगों को लगे कि ये क्या टॉपिक है, लेकिन ये जो कंपनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्पेशली व्हेन जिस मैकेंजी और बीसीजी टाइप की बड़ी कंपनियां बहुत अच्छी तादाद में पैसा लेती हैं रीइन्वेंट करने के लिए बिजनेस को। सो आई थिंक यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट दिस टॉपिक। जी, मजहर भाई का हो गया। अभी कौन? अलनूर अल्दौर साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई साहब, मेरा ये सवाल है, मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ। मेरी लॉजिंग एंड बोर्डिंग है औरंगाबाद में, तो उससे मुझे मतलब रेनोवेशन करना है, होटल को री इन्वेंट करना है, तो उसके लिए कुछ अगर आप टिप्स दे सकते हैं अगर मुझे, तो बहुत अच्छा होगा। अलूर भाई, मुझे है ना औरंगाबाद का कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है और किस तरह के कस्टमर सेगमेंट का फोकस कर रहे हैं, लेकिन लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि अभी होटल इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस मॉडल्स आजकल है ना डेवलप हो गए हैं, जिसमें होता है कि जिसमें लग्जरी टूरिज्म का भी काफी अच्छा मॉडल है, या हेरिटेज टूरिज्म। औरंगाबाद एक अच्छा सा हेरिटेज सिटी है। सो अगर आप देखेंगे काफी कुछ एक्सपीरियंशियल टूरिज्म जो है उसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो अगर आप बाद में मुझसे फोन पे बात करें, इंशाल्लाह हम और डिटेल में बात करेंगे। ओयो के साथ टाइप तो लोग कर ही सकते हैं आप, और जैसे एयरबीएनबी के साथ टाइप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा लग्जरी उसका लुक देते हैं तो एयरबीएनबी आल्सो इज नाउ इनटू वेरी लग्जरियस काइंड ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग थिंग्स, आप वो भी कर सकते हैं। ओके भाई, जज़ाकल्लाह भाई। लेकिन आप थोड़ा सा एक्सपीरियंशियल कुछ करेंगे, समझ लीजिए आप अगर एक्सपीरियंशियल टूर्स है औरंगाबाद का, हिस्टोरिकल टूर्स को लिंक करें, कुछ ऐसा करेंगे जो कस्टमर्स के लिए थोड़ा सा वैल्यू एडिशन होता है। और ज्यादातर मैंने जब देखा कि रीइन्वेंटिंग बिजनेस में कई बार लोग बिजनेसेस को रीइन्वेंट ऐसी सर्विसेज के साथ करते हैं जिसका लिटरली वो पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन वो ऐसी एडिशनल सर्विसेज होती है जिससे कस्टमर बड़ा खुश होता है। तो शुरुआत वैसे भी कर सकते हैं आप। जी, शोएब भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मेरा सवाल ये है कि ऑलरेडी हम एक बिजनेस में है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अच्छे तरीके से चल रहा है, तो हम क्या उसी बिजनेस को आगे बढ़ाए या फिर हालात के हिसाब से हम 1 से 4 ऑप्शन रखकर 3-4 बिजनेसेस एट ए टाइम करें? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जैसे इसलिए मैंने आपको कहा ना कि आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस में ग्रोथ का परसेंटेज क्या है। कई बार क्या होता है कि आपका बिजनेस रेगुलरली आपको इनकम दे रहा है, आप लेकिन ग्रोथ नहीं है। अगर आपका बिजनेस में अगर आपका ग्रोथ डबल डिजिट नहीं हो रहा है या आपका 5% से कम ग्रोथ है, तो आपके लिए वो रेड सिग्नल है। सो आपको ये देखना जरूरी है कि आपके बिजनेस, तो 2 ऑप्शंस हैं। जब आप ये देखेंगे कि आपका बिजनेस 5% से ज्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रो नहीं हो रहा है, तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि आपकी इनएफिशिएंसीज क्या है। सो आप पहले इंटरनली इवैल्यूएट करें कि आपके वहाँ कौन सी चीजें हैं, कहाँ पे खर्चा ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे इनएफिशिएंसीज है, मार्केटिंग में, ऑपरेशन में कहाँ पे है। वो अगर आप करके उसको बेहतर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि अगर लग रहा है यार नहीं, हम बहुत तो अच्छा कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिटर से ज्यादा कम कॉस्ट में हम काम कर रहे हैं, प्राइस में नहीं कॉस्ट में हमारा अच्छा है, हम एफिशिएंटली काम करें, फिर भी हमारा जो ग्रोथ है वो नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ये देखना। और अगर इंडस्ट्री का भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, अगर इंडस्ट्री ओवरऑल भी है ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रही है, तो फिर आपको दूसरे बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं।
लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमेशा 3-4 बिजनेसेस में जाने से बजाय आप एक फोकस बिजनेस में जाइए, उसको इनफ टाइम, एनर्जी और एफर्ट दीजिए और उसके बाद आप नए बिजनेसेस में कोशिश करिए। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी, हामिद भाई। हामिद भाई। अच्छा, अनम्यूट कर रहे हैं हम तो। अच्छा। हामिद भाई को अनम्यूट करिए, अनवर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हामिद भाई। जी, मेरा लुब्रिकेंट का बिजनेस है, मैप्को लुब्रिकेंट से बोल रहा हूँ। जी जी। जैसे आपने बताया कि इन लोगों ने क्या किया है कि बैटरी वाली जो है स्कूटर या कार निकाल रहे हैं ये लोग, तो हम लोग की लाइन के लिए क्या फ्यूचर लगता है आपको? जैसे मेरा एक सिंपल कैलकुलेशन ये है अभी कि जैसे एक टीवीएस की स्कूटर है अभी 70,000 की मिलती है, अभी बैटरी वाली ये लोग 1,20,000 की निकाल रहे हैं मिसाल के तौर पे। तो कस्टमर क्या है कि 50,000 रुपीज ज्यादा पे कर रहा है अभी, और एक बार भी पे करना है उससे ज्यादा, ठीक है। तो वो 70,000 की बाइक जो है अभी, जो रेगुलर बाइक की स्कूटर है वो ले रहा है, वो 1,20,000 की स्कूटी आ रही है, बैटरी वाली आ रही है। तो ये मतलब कैसे वो मार्केट में छा जाएगी या फेल हो जाएगी या पास हो जाएगी, क्या लगता है आपकी गेसिंग क्या है? आई थिंक मुझे लगता है कि वो आजकल वर्ल्ड में देखिए, जर्मनी में और अमेरिका में अब देखिए कि कई जगह पे वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टैंड खड़े हो गए हैं। जी। तो और एक बार में मैंने जो देखा है, जो मेरा यूरोप अभी रहा था अपने रिसर्च के लिए, कंसल्टिंग के लिए, तब मैंने देखा कि आप दिन में 3-4 घंटे बहुत फटाफट चार्जिंग हो जाता है। 2-1 घंटा रखिए और आपका पूरा दिन उसमें वो चार्जिंग में आपका व्हीकल चल सकता है। सो आई थिंक कन्वीनियंस है देखिए, दूसरा खर्चा कम है। सो आप ये सोचिए कि क्या आप इस तरह के इलेक्ट्रिक, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें कि आप इस तरह के चार्जिंग बिजनेस में जा सकते हैं जिसमें आप व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं, कभी अभी गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके ऐसे कुछ तरह के सेंटर या यूनिट्स खड़े कर सके। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एरिया। उसमें अभी बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं, अगर आप अभी से शुरू करेंगे उसके बारे में प्रिपरेशन, तो फिर आप एक रिलेटेड बिजनेस में ही रह सकते हैं और अपने आप को रेलेवेंट रख सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये है ना कि अभी जो स्कूटर मिल रही है वो 70,000 की मिल रही है, नॉर्मल स्कूटर। जो बैटरी वाली है वो 1,20,000 की मिल रही है। तो अब मैं 50,000 रुपीज अभी एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ ना। अच्छा, बैटरी में क्या कहीं चार्जिंग होगी, कहीं नहीं होगी, कहीं मिलेगा, कहीं पार्ट्स होंगे, रीसेल वैल्यू क्या होगी? जैसे अभी देखिए किया की कार आई है, तो किया की कार में प्रॉब्लम क्या है कि रीसेल वैल्यू उनकी ज्यादा नहीं है। मारुति की रीसेल वैल्यू है यहाँ पे, वो फटाफट बिक जाती है, हॉट केक है वो। तो अभी जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है तो हमारी इंडस्ट्री को कितना इफेक्ट कर पाएगा ये? सर, पहली बात है कि जो हमारा जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, जो सभी कंट्रीज को फॉलो करना है, उसके तहत हमें जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना पड़ेगा, और हम इंडिया ने भी उसका एमओयू साइन किया है। तो अगर पसंद आए ना आए, ये सारी सरकारें को करना ही पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना पड़ेगा। आप देखिए कि इंदौर में सारे जो बसेस हैं वो इलेक्ट्रिक हो गई हैं। सो आई थिंक ये धीरे धीरे होगा और लोग अडेप्ट करेंगे। और दूसरा क्या है कि जैसे अभी जैसे काफी लोगों ने शुरू कर दिया है अर्बन एरियाज में, सो हम क्यों वेट करें, हम क्यों ना, अगर आप कौन से इलाके में, आई एम सॉरी मैं मिस कर दिया, लेकिन अगर आप अर्बन सिटीज लाइक बॉम्बे जैसे हैं या नेहरू या नवी मुंबई में है या अहमदाबाद जैसी सिटी में, आई थिंक यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ बिजनेस जिसमें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ कुछ कर सकें। जी, लुब्रिकेंट सर, क्या लगता है आपको फ्यूचर अभी ऑटोमोटिव लाइन में? सर, अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा शेकी, अभी तो देखिए क्रूड प्राइस का भी थोड़ा सा मसला है। मुझे लग रहा है कि बट लेकिन अभी इसको एकदम से आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। आई थिंक मुझे लगता है कि अभी और 5-7 साल तो ये बिजनेस रहेगा और आई थिंक कंसिस्टेंट भी रहेगा। सो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी नियर फ्यूचर में इतना थ्रेट मुझे लग रहा है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 5-7 साल हैं कुछ प्रिपेयर करने के लिए। आई थिंक इट्स गुड इनफ टाइम टू गेट इनटू यूर बिजनेस। अगर सर क्या होता है ना कि जो प्राइस रेंज है अभी रेगुलर बाइक की या कार की, इस प्राइस में अगर इनकी इलेक्ट्रिक आ जाती है तो लोग थोड़ा सा वो करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। जी। लेकिन अगर इनकी प्राइस बहुत ज्यादा है तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसमें, क्योंकि उसमें क्या सर, चार्जिंग का हेडेक है, जगह जगह हेडेक है, रीसेल वैल्यू क्या होगी, कैसा क्या होगा। अमित भाई, जैसे मैंने कहा ना कि अब इकोसिस्टम बन जाएगा।
आई थिंक दिल्ली में शुरू होने लगा है, कई जगह पे कई सिटीज हैं जो उसमें, बैंगलोर में काफी कुछ मैंने सुना है कोशिश हो रही है। सो आई थिंक ये धीरे धीरे डेवलप होगा। आई थिंक 3 सालों में आप देखेंगे बहुत कुछ बदलाव, 2-2.5 साल में तो मैं आई कैन सी दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल का इम्पोर्टेंस बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। सो आई थिंक इसलिए बजाज ने काफी रिसर्च किया, इतना पैसा जो डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मार्केट है। जी 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 जी। अभी कौन मोहम्मद इसराइल भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सैयद साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने जो बताया थे 10 कस्टमर को भी फॉलो टॉप 10 contestant and 10 customers. Can you give us some format which we can convert as per our industry? Actually, we are in the valve and foundry manufacture, the casting and valve. तो सर उसमें हम लोग ये करते हैं, स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग करते हैं जब हम कंसल्टिंग करते हैं, जिसमें हम ये करते हैं कि जैसे अब आप बाल्ब इंडस्ट्री में हैं तो आपके पास तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, लेकिन जो हम 2 तरीके से आप देख सकते हैं, एक तो ये होता है कि जो मेजर लीडिंग प्लेयर्स है वो क्या करते हैं, और दूसरा ये करते हैं कॉम्पिटिटर्स का मैं बोल रहा हूँ, और दूसरा है कि किसकी जो मार्केट कस्टमर सेगमेंट है वो हमारे सेगमेंट के साथ मिलता जुलता है। बाल्ब में भी अलग अलग कस्टमर सेगमेंट में लोग काम करते होंगे। तो इसलिए हम ये करते हैं कि जिसका सेगमेंट बहुत ही सिमिलर है तो उसके साथ हम उसको ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज आप हजारों को नहीं कर सकते। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे एयरलाइंस इंडस्ट्री है, अब एयरलाइन इंडस्ट्री में जो इंडिगो, स्पाइस जेट और गो है उसकी स्ट्रैटेजी सिमिलर है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि लो कॉस्ट, हाई फ्रीक्वेंसी, पॉइंट टू पॉइंट एयरलाइंस मॉडल को फॉलो करते हैं। और उसके सामने अगर विस्तारा और एयर इंडिया देखें, वो ज्यादातर प्रीमियम और काइंड ऑफ मॉडल को फॉलो करता है। सो अगर इंडिगो हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा फोकस एयर एशिया और गो और स्पाइस जेट पे पहले करना है, उसके बाद मुझे विस्तारा क्या कर रहा है या एयर इंडिया क्या कर रहा है उस पर करना है। सो मैं वही कहना चाह रहा था कि आप पहले आइडेंटिफाई करिए कि लीडर क्या करते हैं, और साथ में जब इसका बिजनेस स्ट्रैटेजीज आपके साथ मिलता जुलता है, जिसका कस्टमर सेगमेंट आपके साथ मिलता जुलता है, उन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये हो गया। और कस्टमर में मैंने जैसे बोला ना, आपको सबसे ज्यादा बिजनेस मिल रहा है, जिससे आपको कब से कम बिजनेस मिल रहा है, और जो आपसे बिजनेस नहीं कर रहा है उससे बात करना पड़ेगा। बात करिए, कोई मॉडल नहीं है, आप उनसे पूछिए कि क्यों बिजनेस आप हमारे साथ बिजनेस नहीं करें, आप हमारे प्रोडक्ट में क्या गलती है, आप क्यों नहीं ले रहे, आप दूसरे से क्यों ले रहे हैं, आप हमसे क्यों कम ले रहे हैं। बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इश्यूज हैं, क्या परेशानी है। ठीक है जी। मसूद भाई। हनीफ साहब, इरफान हनीफ। Yes, yes. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम भाई। See, my query is, mostly Abrar Saib, you were briefing on a major industries like Nestle, Adobe and all. Okay. Yeah. So, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट अभी जो मीडियम लेवल और ग्रोइंग इंडस्ट्री सेक्टर पे, स्पेशली टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ठीक है, because we are mainly into industry consulting, where technology implementation into major industries. Okay, so like virtual reality, augmented reality, okay, जैसे तो आप थोड़ा मैनेजमेंट टूल्स, टेक्निकल टूल्स का कुछ परिचय कर सकते हैं, मतलब which can be a better assessment, जैसे हम SWOT एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, और जैसे पेस्टल एनालिसिस करते हैं, जैसा कुछ नया मोर रिलेबल टूल्स का कुछ इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब which can be more beneficial in this kind of growing sectors, जैसे आपने जो ब्लू ओशन सेक्टर बोला, तो उस पे थोड़ा फिट होगा। कैन यू? ओके, सो इरफान भाई, एक्चुअली जैसे मैंने टू वेरी ऑनेस्ट, there are some models available about this, no technology implementation, what you are talking about, a technological the strategies following the technological development kind of thing. Okay. लेकिन जैसे है कि
I would be happy interacting with you offline on this and maybe understanding, and then we will share some of the models. I think यहाँ पे अभी वो model को समझाना would be difficult, but I think I would be happy doing that, inshallah. Okay, चलो, Yeah. जज़ाकल्लाह। Yeah. जज़ाकल्लाह। Yeah. मसूद भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मसूद। हेलो, जी आवाज आ रही है सर? हाँ। जी सर जी। ये आपने एक चीज बताई थी कि बिजनेस ग्रोथ चेक करना होता है कि हमारा बिजनेस रिलायबल इनकम तो दिख रहा है लेकिन ग्रोथ हो रही है कि नहीं वो चेक करना है। तो इसके मतलब रूल्स हैं किसे चेक करने होते हैं या कुछ एक आइडिया बताएंगे कि कैसा? सबसे पहले आपको देखना चाहिए, समझ लीजिए आप इंडस्ट्री ग्रोथ, आप समझ लीजिए कोई सिटी में है, समझ लीजिए कि आप बॉम्बे में हैं और वहाँ पे होटल इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, जो सबसे, या आप मीट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जी जी जी। सो आपको मिल जाता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ना क्या है। सो आपको पता चल जाएगा कि यार सालाना बिजनेस कितना बढ़ रहा है ओवरऑल। तो एक तो होता है कि ओवरऑल कंट्री में कितना ग्रोथ हो रहा है इंडस्ट्री का, फिर आपके जो रीजन में कैसा ग्रोथ है वो इंडस्ट्री का। तो आपको ये डेटा कहीं से आप इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करते हैं, लोकल गवर्नमेंट के साथ, एमएसएमई डिपार्टमेंट के साथ करेंगे तो आपको इसका डेटा मिल जाता है। तो एक तो ये है कि उसमें देखिए, समझ लीजिए अगर ओवरऑल इंडस्ट्री इंडिया में अगर 10% ग्रो हो रही है और आपके रीजन में 12% ग्रो हो रही है, लेकिन आपका ग्रोथ तो 6% है, तो आपको फिर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी इनएफिशिएंसी है। जी तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। और दूसरा है कि फिर आप ये देखिए कि सेगमेंट वाइज कैसा ग्रोथ हो रहा है। शायद आप उस सेगमेंट में काम करें जिसमें ग्रोथ कम है, लेकिन कोई और सेगमेंट में ग्रोथ ज्यादा है। सो फिर आपको उसको फिर बाइफरकेट करना पड़ेगा सेगमेंट वाइज ग्रोथ को। सो दैट इज व्हाट हम लोग जब भी कंसल्टिंग करते हैं, वी यूज लॉट्स ऑफ नंबर्स। कि उसमें हम बहुत ज्यादा नंबर्स के साथ काम करते हैं। जितना नंबर्स के साथ तो आपको काफी पैटर्न दिखता है कि पैटर्न में कैसे ये क्या चीजें कैसे बढ़ रही है, क्या कम हो रही है, और फिर उससे आपको पता चलता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है vis-a-vis दूसरे। आप समझ लीजिए कि आपका ग्रोथ अच्छा है, इंडस्ट्री का ग्रोथ 10% है, आपका ग्रोथ 12% है, लेकिन आपने 3 सालों में आपका ग्रोथ 12% ही रहा है या 12 से 13 हुआ है, उससे बड़ा नहीं। तो वो भी एक सिग्नल है आपके लिए कि आई थिंक कहीं पे आपको कुछ और देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। So these are the mechanisms you can actually use for evaluating yourself. ओके। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जी सैयुद्दीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो आपके प्रेजेंटेशन से समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक रिलेटेड था प्रोडक्ट से रिलेटेड, बट सर्विसेज में ये चीज को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मेरा एक्चुअल में बिजनेस जो है सर्विस इंडस्ट्री में। कौन सी मेरा बिजनेस हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग का बिजनेस है। आवाज बहुत कट रहा है सैयुद्दीन भाई आपका। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का बिजनेस है मेरा। ओके। सो आप ये कह रहे हैं कि सर्विसेज में आप कैसे रीइन्वेंट कर सकते हैं, वो ऐसे कह रहे हैं ना? जी। सो वो जैसे मैंने कहा ना कि आपने एडोब का भी जो एग्जांपल दिया वो सर्विस इंडस्ट्री का एग्जांपल है। वो आप क्या क्या एडिशनल सर्विसेज लोगों को ऑफर कर सकते हैं या क्या ऐसी वैल्यू दे सकते हैं जो ऑलरेडी आपके कस्टमर को नहीं मिल रहा। सो आपको ये पता करना है कि आपके, जैसे मैंने आपको पहले पूछा, कस्टमर कौन सी एरिया में फ्रस्ट्रेटेड है। ये फ्रस्ट्रेशन को याद रखिए। आप जब कस्टमर से बात करेंगे तो आपको पता, आप पूछेंगे यार क्या ऐसा है, चलो आप हमसे तो खुश हैं, तो अभी क्या और बेहतर हो सकता है, क्या और कर सकते हैं, और क्या जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उससे क्या आपको नाराजगी है, क्या आपको पसंद नहीं है। तब जब आप बात करते हैं काफी कुछ इंसाइट्स मिलता है। सो आई थिंक उससे आपको पता चलेगा कौन सी जो जरूरत है वो अभी भी पूरी नहीं हुई है, वो कुछ एडिशनल एलिमेंट आप ऐड कर देंगे, इंशाल्लाह आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, और दूसरी चीज जो है, तो अभी कोई वर्टिकल्स अगर ऐड करना है, जैसे इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, अगर ऐड करना है हमारे कोर बिजनेस के साथ में, तो इज दिस राइट टाइम टू वर्क ऑन इट? पहली बात है सैयुद्दीन भाई, आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा कि जो आप कोर बिजनेसेस के साथ एडिशनल कर रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है।
दूसरी बात है कि कॉम्प्लीमेंट। वो आपकी, पहली मैं आपको खाली चेकलिस्ट दे रहा हूँ, फिर आप उस पर काम ओके। करिएगा। सो पहले कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, दूसरी बात है वो ओके। आपके बिजनेस के साथ कॉम्प्लीमेंटेबल रिलेटेड है नहीं है, दूसरी ओके। बात है वो अगर बहुत ही अनरिलेटेड बिजनेस है तो आपको उसका A to Z समझना बहुत जरूरी होगा। सो जी। उसके लिए आपके पास टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेस हैं कि नए बिजनेस को समझने और उसमें जाने के लिए, और अगर ओके। उसमें जाते हैं तो आपका जो करंट बिजनेस है वो कितने हद तक अफेक्ट होगा। तो ये सारे जी। सवालों पे थोड़ा सा काम करिए, और अगर लगता है कि यार मेरे पास इतना सारा टाइम नहीं लेकिन कोई और के पास अच्छा सा कैपेबिलिटी है तो उसके साथ मिलके भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है ओके। ना। ठीक। और अगर ठीक है, कुछ रिलेटेड है जज़ाकल्लाह खैर। जिसका आपको फैली कुछ आइडिया है तब जा जी। सकते हैं, ठीक है, लेकिन ओके। प्रिपरेशन के बिना मत जाइएगा, वो मेरा कहना है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। जी अनवर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये था कि हम लोग एक्चुअली प्रीमियम सेगमेंट में है, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स एंड वेलनेस रेंजेस में, जो बाथरूम में जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, जी 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 सम हाई एंड इम्पोर्ट। अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो एक व्यूज सामने आ रहे हैं कि पीपल स्पेंडिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज, and we have been known in this segment for premium, being a premium sector, हम जाने जाते हैं प्रीमियम कैटेगरीज में इस मार्केट में। अभी जब स्केल डाउन होगा, जो बजट्स कम होंगे, तो हाउ शुड बी, बिकॉज हमने कभी वी नेवर सोल्ड एनीथिंग व्हिच इज बिलो प्रीमियम रेंजेस, सो हाउ शुड बी रीइन्वेंट नाउ आई मीन वो एक ब्रांड इक्विटी बन गया है कि वी आर, कभी कुछ अच्छा चाहिए, प्रीमियम चाहिए तो इनके पास मिलेगा। नाउ अभी वो मार्केट धीरे धीरे डिप्लीट होगा या कम हो जाएगा काफी हद तक के, तो हाउ शुड बी मेंटेन द ग्रोथ एंड व्हाट शुड बी डू टू, किस तरह से हम अपने आप को रीइन्वेंट कर सकते हैं इसमें, ये मेरा क्वेरी था। सर अनवर, मुझे लगता है हेल्थ और हाइजीन का मार्केट अच्छा रहेगा, इज माय प्रेडिक्शन। कि आई थिंक पीपल अभी जैसे जो हैबिट्स चेंज हुई है ना हमारी हेल्थ और हाइजीन की तरफ, वो काफी बड़ी हद तक में मास लेवल पे लोग उसके लिए अवेयर हुए हैं। और उसमें आप देखिए कि आपका जो सेगमेंट है ना, जो प्रीमियम सेगमेंट है, उसमें बड़ी तादाद में लोग हैं ना अभी उसको और कॉन्शियस तरीके से। देखिए हमारे घर में आप एवरेज देखिए, मुस्लिम, मैंने कई लोगों के घरों में देखा है कि एवरेज कंजम्पशन बढ़ गया है जो हेल्थ और हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। सो भले लॉकडाउन है फिर भी, क्योंकि पीपल आर नाउ मोर अवेयर, मोर कॉन्शियस अबाउट दैट, अवर किड्स आर वेरी अवेयर अबाउट दिस। सो आई थिंक मुझे लगता है कि स्टिल यू हैव अ वेरी, अगर आप नीच सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं उसमें भी कंजम्पशन तो बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ दिस। ये जो हैबिट आपने डेवलप करी है ये लॉकडाउन में, तो एकदम से जाएगी नहीं। ओके। So I think you leverage this. I think you are in right position. ये कर सकते हैं कि how you reach out to the more people. जो मुझे लगता है लार्ज सेगमेंट ऑफ स्पेंडिंग पावर जो है वो यूथ के पास है जी। So I'm sure you are in a very premium segment, but I think the spending power. So you can target how you can reach out to these corporates and then actually sell to these youngsters who are having great spending power. So I know a couple of students of mine from Iron System, when they join the top corporates, then immediately they start spending lots of money on perfumes and whatnot. So I think maybe you have to think little differently, and I think see that who is spending, who has a more spending power these days. I think youngsters, those who are working in IT sectors with 1 lakh, 2 lakh rupees of salary in Bangalore or Bombay, they don't need to be bothered about some premium brands. Yes, they love to do that. So I think just focus on this corporate market or some kind of tie-ups or some kind of collaboration. Yes. एक्चुअली एक चीज इसमें ये भी है कि हमारा जो बिजनेस है वो इन्फ्लुएंसर बेस्ड है, आई मीन इन्फ्लुएंसर्स ही है ना। तो हम डायरेक्टली कस्टमर हम नहीं मिलते अनलेस दे इंट्रोड्यूस अस सम कस्टमर, तो थोड़ा एक इसमें बीच में फैक्टर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड, डायरेक्ट टच में नहीं है कस्टमर से हम लोग। But yeah, but I think maybe think of that which are the newer channels you can explore. अच्छा, okay. So maybe आपके projects architect करते होंगे, लेकिन maybe your Instagram page kind of thing that featuring your products and seeing that these are the projects you were involved in, that would actually give you good leverage. Yeah. Okay, correct. Thank you. Jazakallah. जी जज़ाकल्लाह अबरार साहब. Jazakallah. There are no more questions. So Salahuddin bhai. जी सलाउद्दीन भैया, कमेटी को जी जज़ाकल्लाह खैर। ये एक ब्लू ओशन और रेड ओशन की बात बार बार आ रही थी, तो उससे एक बात मैं कर देता हूँ कि ये हमेशा हालात लोगों के साथ होते हैं कि वो जिस भी सिचुएशन में काम करते हैं ना, तो वो एक रेड ओशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक आदमी
स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो उसके पास भी बहुत सारे लोग चला रहे हैं, उनके प्राइस को भी उसको कॉम्पीट करना पड़ता है। लेकिन वही बंदा एक मार्केट देखता है कि अगर मैं इंटरनेट पे जाके एक कोचिंग चलाता हूँ वेबिनार के थ्रू, यूट्यूब क्लासेस के थ्रू, जूम के थ्रू, तो अचानक दिखता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से उसके पास जो है वो कस्टमर भी आने लगते हैं और प्राइस भी उसको अच्छा मिलता है, ग्रेपो भी बिल्ड होता है। तो अचानक जो है इनसे उनका कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है जो उसके आसपास से, तो वो एक ब्लू ओशन में चले जाता है रेड ओशन की जगह। तो ये एक समझाने के लिए एक एग्जांपल मैंने आपसे शेयर किया। और सलाउद्दीन एक रिक्वेस्ट है, वो मेरा वो रिसर्च चल रहा है वो मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स पे, अगर कोई मेंबर मुझे हेल्प करना चाहे, हमारे एक सर्वे हम फ्लोट कर रहे हैं, सो आप मुझे मेरा मोबाइल नंबर है 9898462886, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और फिर मैं आपको सर्वे शेयर कर दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 989846। आप डाल दीजिए वहाँ पे अब्रार भाई, जैसे आपने यूट्यूब पे लिंक डाला ना उसमें डाल दीजिए, ठीक है। सबको रमजान की मुबारकबाद दूंगा मैं एडवांस में रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। और हमने एक जो है सर्वे लिंक शेयर किया है कि ये वेबिनार हम लोग रमजान में भी कंटिन्यू करें कि नहीं करें, तो लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो आप लोग अपने रिस्पॉन्स दें कि हम क्या कैसे करें, पूरा सर्वे उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन उसमें आंसर दें जिन लोगों ने नहीं भरा है। तो ये एक ऐलान था, और बार बार मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो कि रिफा से नहीं जुड़े हैं, रिफा मार्ट की लिस्टिंग नहीं कर की है, वो अपनी लिस्टिंग करें। और उसके बाद जो है तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने वेबिनार को कामयाब बनाया। उसके बाद शुक्रगुजार हूँ अबरार अली सैयद साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी सलाहियत को यहाँ पे लगाया। हमारे होस्ट जो अबरार साहब हैं, ये अनवर साहब हैं, हमेशा सारी टेक्निकलिटीज देखते हैं, तो अनवर साहब के लिए शुक्रगुजार हूँ, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह।